नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। आज कौन सा डे है? आज है 27 अप्रैल 2024। और जैसा कि मैंने कहा था, हम डेली जो इम्पोर्टेंट डे होता है उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो याद रखना, आज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं है। आज क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डिजाइन डे मनाया जाता है, जो कि डिजाइनिंग के फील्ड के लोगों के लिए होता है। तो हम उसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आज की न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपने आज लगभग हर न्यूज के ऊपर ये न्यूज देखी होगी, हर चैनल के ऊपर, हर न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है? व्हाट्सएप। एनडीटीवी ने लिखा है, इफ वी आर टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन व्हाट्सएप गोज। ठीक है। उसी के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, व्हाट्सएप टू दिल्ली हाई कोर्ट विल शट डाउन इन इंडिया इफ टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन। अगर मैं मिंट की बात करूं तो उसमें भी लिखा है, विल सीज टू फंक्शन इफ फोर्स टू ब्रेक इंक्रिप्शन। ठीक है। अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स की बात करूं तो यहाँ पर भी ये सेम के बात हो रही है। अगर उसके साथ साथ मैं स्क्रॉल इन की बात करूं या जिस भी न्यूज चैनल को उठा के देख लूं तो सबके अंदर क्या हो रहा है? सेम इसी न्यूज के बारे में लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में है क्या समझना, मुझे लगता है कि सभी के सभी आप लोग व्हाट्सएप जरूर यूज करते होंगे, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि कल सुबह आप उठो और व्हाट्सएप आपका चलना बंद हो जाए तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी तकलीफों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कहां पर? इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखो, आप जब भी व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज लिखा आता है बीच में आपकी चैट के अंदर, और उसमें लिखा होता है कि जो चैट है ना, जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। मतलब मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने मुझे मैसेज भेजा, तो हम दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन उस न्यूज को नहीं पढ़ सकता, उस चैट को नहीं पढ़ सकता। ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी सरकार चाहती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी सरकार का मन करे सरकार उस चैट को पढ़ ले। तो बताओ कैसा रहे कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप तो है, लेकिन आपके पापा या आपके मम्मी के पास ये एक्सेस है कि आप किससे क्या बातें कर रहे हो, वो जब चाहे वो देख सकते हैं। तो मतलब आपकी कौन से अधिकार, कौन से राइट का वोलेशन हो गया यहाँ पे? तो आप सिंपल सा कहोगे कि सर, हमारा जो राइट टू लिव यानी कि राइट टू लाइफ है ना, उसके अंदर क्या आता है? राइट टू प्राइवेसी। तो कहीं ना कहीं हमारी राइट टू प्राइवेसी खत्म हो गई। तो वही बात हो रही है कहां पर? इस केस में। तो थोड़ा सा समझना, व्हाट्सएप से कहा गया, किसका केस है? दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन तुमने लगा रखा है उसको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। तो व्हाट्सएप ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं किसका वायलेशन कर रहा हूं? लोगों की प्राइवेसी का। और अगर मैं आपकी प्राइवेसी की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट है एफआर, उस एफआर के अंदर एक आर्टिकल आता है, कौन सा? 21। उस आर्टिकल 21 के अंदर किसको डाला हुआ है? तो याद रखना, राइट टू प्राइवेसी। और ये एक केस भी हुआ था, शायद आपको याद भी होगा, केएस पुट्टास्वामी। कौन सा केस था? केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है। 2017 में जजमेंट आता है और उसमें क्या किया जाता है कि उसके अंदर जो आपका राइट टू प्राइवेसी है उसको आपके फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाता है और आर्टिकल 21 का वो एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। और प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया कि देखो, आर्टिकल 21 में होता क्या है समझना। हालांकि हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि इसमें जीने का अधिकार आता है, राइट टू लिव। लेकिन कैसे जीना? डिग्निटी, विद डिग्निटी के साथ। अगर मान लो तुम्हारी कोई प्राइवेट बात मुझे पता चल जाती है तो तुम जब मेरे सामने आओगे तो कहीं ना कहीं तुम उस डिग्निटी से मेरे सामने नहीं आ पाओगे जिससे अब आते हो। तो मतलब तुम्हारा जो लाइफ है वो मेरे सामने अनकंफर्टेबल हो जाएगी, यही होगा। तो सोचो, तुम्हारी प्राइवेट चैट है वो सरकार पढ़ रही है, तुम्हारी प्राइवेट चैट है वो तुम्हारे घर वाले पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम अनकंफर्ट फील करोगे उनके सामने, या हो सकता है कि मिसयूज कर लें। अगर मैं घर वालों की बात कहूं तो ठीक है, समझा देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सरकार हो सकती है मिसयूज कर ले। जैसे कि आपने सुना होगा, सरकार ने लास्ट टाइम कितना बड़ा इश्यू उठा था, एक वायरस था ना, पेगासस। उसमें क्या हो रहा था, लोगों के जो मोबाइल फोन्स थे उन मोबाइल फोन्स की क्या की जा रही थी? जासूसी की जा रही थी कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन लीक करवाई जाए। तो वो भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन ही तो था।
तो अगर अब मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप के साथ ऐसा हो जाए तो व्हाट्सएप के भी क्या नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए सेफ नहीं रहेगा यूज करना। अगर सरकार उसको इंक्रिप्टेड को ब्रेक करवाने के बाद, इंक्रिप्शन को ब्रेक कराने के बाद सरकार उसको देख सकती है, तो मतलब हैकर भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो आर्टिकल कौन सा है? 21 राइट टू लिव। और कैसे लिव? विद डिग्निटी। कौन सा केस था हमारा? तो याद रखना, पुट्टा स्वामी केस 2017। अब बात निकल के आती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा क्यों चाहता है ना? ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ा है कि भाई इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। तो समझना रीजन क्या है। मैंने कहा कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो हो सकती है कि आगे चल के देश में दंगे भड़का दे, है ना? तो मैं इसका क्या हो गया, मैंने इसको स्टार्ट किया, मेरे यहां से ये स्टार्ट हुई, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंची, आपके व्हाट्सएप से किसी दूसरे के पास, किसी तीसरे के पास, और एंड लेवल पर जाकर मान लो 20 या 30 बार उसको फॉरवर्ड करने के बाद क्या हो गया, पंगे हो गए, दंगे हो गए। अब उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रेस्पॉन्सिबल वो पर्सन है जिसने इसको स्टार्ट किया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जहां से लीक हुई, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो लीक करने वाला है उसके बारे में सरकार इजीली पता कर सकेगी कि इस टाइप की जो मिस इंफॉर्मेशन है वो ये बंदा फैला रहा था, इसको उठाकर जेल में डाल दो। अदरवाइज अगर इंक्रिप्टेड होता है तो पता ही नहीं चलता है मैसेज कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, क्योंकि आप उसको डिकोड तो कर ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी का सवाल है कि नहीं है? कल को दंगे हो गए तो देश की सिक्योरिटी का सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी। तो आपके हिसाब से मुझे बताओ कि कौन सा सही होना चाहिए? पहले लोगों की राइट टू प्राइवेसी बचानी चाहिए कि पहले देश की सिक्योरिटी बचानी चाहिए? और क्या यही तरीका है बचाने का? तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि राइट टू प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और रादर देन की सिक्योरिटी के चक्कर में इसको कैंसिल ही करना पड़े। आप सिक्योरिटी भी मेंटेन रखो, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज निकाल लो। बात समझ में आ रही है ना? तो हो सकता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, उसके बाद जो भी जजमेंट आता है हम उसको देख लेंगे, ठीक है? आप बस 2-4 बातें ध्यान रखना जो अभी न्यूज में चल रही हैं, ठीक है? और व्हाट्सएप किसके पास है? तो आपको पता होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मार्क जकरबर्ग, ठीक है? अब समझना, हमने यहां पर एक रूल पास किया था 2021 में, क्या नाम था उसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। और इसमें कहा था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो लीक करेगा उसके बारे में हमें क्या होनी चाहिए? नॉलेज। और उसके रूल नंबर 4 के सी में ये बात लिखी हुई है, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मर के बारे में। अब सोचो कि इसी को हटाने की बात कौन कह रहा है? व्हाट्सएप कह रहा है कि ये जो आपका रूल 4C है ना, ये आपके भारत के लोगों के आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 को क्या कर रहा है? वोलेट कर रहा है। और कर ही रहा है सीधा सीधा, मैंने आपसे कहा हुआ है, जहां 21 का वोलेशन हो गया वहां 14 अपने आप जुड़ जाता है। और आर्टिकल 19 क्या हो गया? आर्टिकल 19 में क्या याद रखना? राइट टू यूज इंटरनेट चलाना क्या है आपका? आर्टिकल 19, यानी कि आपकी आजादियों में से एक आता है, फ्रीडम्स में से एक आता है, ठीक है? जैसे 19 के फर्स्ट में लिखा है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद असेंबल विदाउट वेपन्स, उसके बाद टू मेक यूनियन, टू रोम अक्रॉस द नेशन, टू लिव एनीवेयर यू वांट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन यू वांट एनीवेयर इन द इंडिया ना। तो ये सब बातें लिखी हुई है, उसी के अंदर क्या आता है? अच्छा, अब इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि याद रखना, ये जितने भी आर्टिकल्स है ना, ये दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करोगे तो छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के केस में सारे आपसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन जो 20 और 21 में भी 21 में बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में कहा गया कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। तो प्लीज लैंग्वेज जरूर ध्यान रखना। हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि राइट टू प्राइवेसी कंसर्न है, लेकिन अगर देश की सिक्योरिटी की बात आएगी तो जो ये प्राइवेसी है इट इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे थोड़ा सा टाइम में पीछे जाने की कोशिश करो, 4-5 महीने पहले हमारे यहाँ पर एक केस चल रहा था सेम सेक्स मैरिज। और सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या था कि लड़का शादी कर रहा है, लड़की शादी कर रही है। बहुत से देशों में हो भी चुका है, इंडिया में केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था याद करो
आर्टिकल 21 में क्या लिखा, राइट टू चूज, मैं जिससे चाहूं उससे शादी कर सकता हूं, मेरे को अधिकार है शादी करने का, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू चूज तो है, लेकिन राइट टू चूज का मतलब ये नहीं है कि तुम नेचर के अगेंस्ट जाकर करोगे। और समझ में आ रही है ना, लड़का लड़की शादी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे सेम सेक्स मैरिज में जाओगे तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये आपसे छीना जा सकता है। समझ गए बात। तो राइट टू प्राइवेसी में भी क्या कह दिया हाई कोर्ट ने, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। अब बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या हमारा आर्टिकल 21 जीतता है या फिर उनकी सिक्योरिटी पर्पज, वो बाद की बात है। तो जो मैटर चल रहा है प्लीज उसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट बैक्स ईवीएम। देखो अभी किसी ने पेटिशन लगाई थी और उसने कहा था कि हम जो ईवीएम है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, वीवीपैट से हर वोट को मैच करवाना चाहिए। अब एक बात बताओ, वीवीपैट से मैच कैसे करा सकते हो? आप ईवीएम लेकर ही इसलिए आए थे 2004 के लोकसभा इलेक्शन में कि जब वोटिंग होगी तो उसमें टाइम बहुत लगता है, सॉरी, और जब टाइम बहुत लगता है तो आपको टाइम की सेविंग करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए तुमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आए। अब तुम कह रहे हो कि इसको हर वीवीपैट से मैच करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, टाइम तो ज्यादा लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईवीएम ठीक है, वीवीपैट के ऊपर हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते, रूल्स आउट रिवाइवल फॉर पेपर बैलेट्स। अच्छा, किसी ने यह भी कहा कि पेपर बैलेट पे क्या करवा लो, इलेक्शन करवा लो, जो कि बहुत पहले होता था, तो उसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। बात समझ में आ रही है ना। और आपको मैं बता दूं दोबारा से, इस बार कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, 18th लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। 543 सीटों के ऊपर क्या किया जा रहा है, इलेक्शन किया जा रहा है। आज कल कौन सी उसके ऊपर हुआ था, फेज 2 के इलेक्शन हुए थे, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका, ईवीएम का, कि ईवीएम सबसे पहले कब यूज की गई थी, कब यूज नहीं की गई थी। तो समझना इसको ध्यान से, सबसे पहली बार जो वीवीपैट है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वीवीपैट, मैंने पहले भी पूछी है, शायद किसी ने बताया भी होगा, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले वीवीपैट का 4 अक्टूबर 2010 को फर्स्ट टाइम इसके होने की बात की गई थी, कि जब आप ईवीएम यूज करते हो, देखो ईवीएम कब यूज हुआ था, सबसे पहले 2004 के इलेक्शन में, ठीक है। और ईवीएम आने के बाद ही हमने क्या किया था, वीवीपैट से मैचिंग करवाने की बात की थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 14 अगस्त 2013, इसमें क्या हुआ था, इलेक्शन रूल्स 1961 जो हमारा बना हुआ है, उसने अमेंड कर दिया था कि वीवीपैट को यूज किया जा सकता है, ठीक है, रिकमेंड कर दिया था। ये डेट प्लीज ध्यान रखना। और ये सारे डाटा कहां से उठाए गए हैं, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, ठीक है। अब समझना, 4 सितंबर 2013 को सबसे पहले नागालैंड के बाई इलेक्शन में किसका यूज होता है, वीवीपैट का। और अगर पूछे किसी स्टेट के इलेक्शन में पहली बार किसका यूज, कहां पर यूज हुआ, तो आपके गोवा के अंदर 4 मार्च 2017 को 100% किसका वो किया जाता है, वेरिफिकेशन, या किसका यूज किया जाता है, वीवीपैट, ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि रैंडम 5 बूथ, यानी कि पूरे देश में जितने भी, जैसे मैंने कहा 543 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो किसी भी 5 बूथ पर जाकर आप रैंडमली उसको मैच करवा कर देख सकते हो, ठीक है, उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, उसमें 100% डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था किसका, लोकसभा के अंदर आपके वीवीपैट का। और अभी भी क्या इश्यू है कि वीवीपैट से मैचिंग कराई जाए। अब आपके दिमाग में बार बार एक वर्ड आ रहा होगा कि ये वीवीपैट है क्या, क्यों इसकी मैचिंग करवाने की बात की जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ना इसमें। चलो उसी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये बातें समझ में आ गई ना, इसको लिख लेना एक बार। देखो होता क्या है, जैसे कि आपकी ईवीएम मशीन है, ठीक है, आप चाहते हो कि ए नंबर पे वोट डालना। अब सोचो आपने वोट डाला, ए नंबर पे बटन दबा दिया, ये तो जैसे दबाया तो यहाँ पे रेड लाइट जली होगी, और इसको कनेक्ट कर देते इस वीवीपैट मशीन से, और इस वीवीपैट मशीन को इससे कनेक्ट कर देते कंट्रोलर से। तो जब आप इसमें दबाओगे तो यहां से आपको एक पर्ची निकल के मिलेगी, जिसके ऊपर ये होगा कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी कैंडिडेट को वोट पड़ा।
ताकि ये ना हो कि दबा रहे हो 1 को वोट जा रहा है 4 को, दबा रहे हो 11 को वोट जा रहा है 5 को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए बीच में ये वीवीपैट को यूज किया जाता है। इस वीवीपैट के बारे में पूरे डेट्स मैंने लिखवाए हैं, पहला स्टेट कौन सा था, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट स्टेट कौन सा था, गोवा, उससे पहले नागालैंड था, और 2019 के इलेक्शन में जनरल इलेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, लोकसभा में 100% हर सेंटर पर इसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अब समझना। अच्छा, अगर पूछे किसकी रिकमेंडेशन के बाद आपने ईवीएम को स्टार्ट किया था, अगर ईवीएम की बात आ रही है तो थोड़ा सा समझना ईवीएम के बारे में। सबसे पहले 1977 में एसएल शेखर, उन्होंने डिमांड की होती है कि ईवीएम का यूज होना चाहिए। फिर 1982 के अंदर क्या होता है, केरला के अंदर 50% पोलिंग जो स्टेशन थे उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। ठीक है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है वो 1984 में इसको कर देता है रिजेक्ट। ठीक है, कहता है कि इससे जो वोटिंग हुई है इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर आगे चल के 1988 में सेक्शन 61A जो कि किसका है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट, जो कि कब आया होता है, 1951 के अंदर। ठीक है, या 50 के अंदर आया होता है, 51 में इनेक्ट होता है। इसके अंदर कह दिया गया कि ईवीएम को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक डाटा लिखवाया था, याद होगा आपको, 1999 के अंदर मध्य प्रदेश के बाद आपका राजस्थान, ठीक है, और उसके बाद दिल्ली, इन तीनों के अंदर किसका यूज होता है, तो आपके वीवीपैट का यूज, इसका ईवीएम का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद लगभग 2000 के अंदर हरियाणा में इलेक्शन होते हैं। हरियाणा में याद रखना 90 सीटें हैं, तो 45 सीटों के ऊपर किसका यूज होता है, ईवीएम का यूज होता है, बाकी पे बैलेट सिस्टम का यूज होता है। उसके बाद आगे चल के 2004 में पहली बार लोकसभा के अंदर किसका यूज किया जाता है, ईवीएम का यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो ईवीएम का यूज किया गया था उसका केस कौन सा था। ठीक है, उस केस का आप लोग मुझे नाम उसको बताओगे ढूंढ के। मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, जो हमने क्लास में ईवीएम को डिस्कस किया था। ठीक है, तो एटलीस्ट क्लासरूम वाले बच्चे तो बिना देखे भी कर सकते हैं कमेंट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ढूंढ कर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज योर चॉइस। समझ गए ना क्या लिखा है इसके अंदर। अच्छा, अभी यहीं से एक बात और समझना, नोटा, व्हाट इज नोटा, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 16 पे क्या होगा, नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दी अबोव। नोटा का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दी अबोव, यानी कि मुझे इन सारे कैंडिडेट में कोई पसंद नहीं है। तो आपसे पूछेगा नोटा पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो याद रखना ईवीएम सबसे पहले कब आई थी, 2004 के इलेक्शन में। उसके बाद 2013 वाला जो इलेक्शन हुआ था, या 2013 में, उसमें किसका यूज किया जाता है, नोटा का यूज किया जाता है। इन कुछ बातों को ध्यान रखना। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप सभी के लिए अपनी नाराजगी दिखा सकते हो और नोटा दबा सकते हो। ठीक है, बात समझ गए ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और नोटा का मतलब क्या होता है, राइट टू रिजेक्ट, यानी कि अभी मैंने कहा था राइट टू चूज, है ना, ऐसे राइट टू रिजेक्ट है तुम्हारे पास। उसके बाद चलते हैं ग्लोबल फूड क्राइसिस, 1 in the 5 पीपल इन नीड ऑफ द अर्जेंट एक्शन। देखो, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो कि आप लोग ऐसी जगह पर हो कि आपको खाना भरपेट मिल जाता है। आपके नखरे होते हैं कि मुझे टिंडे की सब्जी नहीं खानी, मुझे घिया की सब्जी नहीं खानी, लौकी नहीं खाना, है ना, मुझे करेले की सब्जी नहीं खानी। ठीक है, लेकिन दुनिया भर की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर 5 लोगों को मैं लूं तो उनमें से एक आदमी जो है, हर 5 में से एक, वो किससे है, भूखमरी से, माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण हो रखा है उसको, मतलब उसको खाना नहीं मिलता प्रॉपर। और लगभग 72 मिलियन पीपल जो हैं वो हाई लेवल ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, गरीबी, पुअर्टी। बहुत सारे देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, माल्टा, ये सब है ना, उनके अंदर इतने बुरे हालात हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। और यही वजह है कि अभी जो एमएसपी का इश्यू चल रहा था उसको नहीं बढ़ाने दे रहा था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में ट्रेड को मैनेज करता है। अगर तुम यहाँ पर अपने फसलों के रेट बढ़ा दोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो बढ़ेंगे, और जब वहां बढ़ेंगे तो पहले से गरीबी है, वो बेचारे तो खा ही नहीं पाएंगे। तो इसी बात को देखते हुए उनको बढ़ा नहीं रही है सरकार। समझ में आ रही है ना बात, वरना सरकार बढ़ा सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब समझना कि ये जो फूड क्राइसिस है
इसका पीछे की कहानी क्या है, कौन ये डाटा देता है? तो समझना, एक डिपार्टमेंट है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सीधा आंसर आपके सामने होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन ये डाटा देता है? तो GRFC, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड। कौन देता है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस देता है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये पहला क्वेश्चन इसमें नोट कर लेना, ठीक है। अब बात आती है कि जो फूड क्राइसिस है इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखो 3 है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। इसको ऐसे समझना कि अवेलेबल तो है आपके पास, जैसे मैं यहां से बाहर निकलता हूं तो मेरे सामने 4-5 रेहड़ियां लगी हुई हैं। अब मेरे पास पैसा है तो मैं उन रेहड़ियों पर ना खाकर मैं पीछे किसी अच्छे होटल में खा के आऊंगा, जबकि मुझे पता है कि उस होटल से अच्छा हो सकता है ये मेरे सामने दे रहा हो। मुझे क्या पता वो किचन में कौन सा ऑयल यूज कर रहा है, कौन सी चीज यूज कर रहा है। तो मतलब सबसे पहला कौन सा आता है? अवेलेबिलिटी। लोगों के पास अवेलेबिलिटी है तो वो कुछ भी खा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर होटल ना होगा तो चाहे मैं कितने पैसे कमाने वाला हूं, मैं खाऊंगा उन्हीं के ऊपर, ठेले के ऊपर। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वो भी है, मेरे पास होटल भी है, मेरे पास पैसा है तो मैं वहां खा लूंगा, मैं गरीब हूं तो मैं वहां खा लूंगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या आता है? एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि वहां पर रीच ही नहीं है, आप पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। अभी तो क्या था, तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना, या अवेलेबल नहीं था, अब आप उस तक अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, कि तुम खरीद नहीं पा रहे हो। दुनिया में क्यों लोग नहीं खरीद पा रहे हैं खाने को? क्योंकि पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? उसके बहुत सारे रीजन आपको पता ही है, बेरोजगारी, ये सब, ठीक है। और यही चीज किसको जन्म देती है आगे जाके? पुअर्टी को। और पुअर्टी किस पैमाने पर नापी जाती है? शायद आपको पता होगा, इंडिया जो है ना, इंडिया पुअर्टी में कौन से नंबर पे है? 111, 111, Y125। 125 देशों का अगर डाटा निकाले तो इंडिया 111 पे आता है। किसमें? पुअर्टी में, बिल्कुल एंड पे है। और पुअर्टी कहां से डिसाइड होती है? तो देखो 3 चीजों से पुअर्टी डिसाइड होती है। अगर आप हेल्दी हो, बिल्कुल हेल्थ इज वेल्थ, तो आप पुअर नहीं हो, है ना। अगर आप बीमार हो तो आप पुअर हो, क्योंकि अमीर होते तो ठीक हो जाते हो, इलाज करवा लेते, है ना, काफी लंबे समय से अगर बीमार हो। दूसरा एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, आप गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप क्या हो? पुअर हो। क्योंकि अगर पैसे वाले होते तो पढ़ लेते, हालांकि ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर भी है जिनके बेटे भी 9वीं फेल हो चुके हैं, है ना, खूब पैसा है तो, लेकिन वहां पे एजुकेशन पुअर्टी के बीच में नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है ना, लेकिन आम जनता में आ जाती है। समझ गए ना मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं? लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है तो आपको क्या माना जाएगा? पुअर माना जाएगा, ठीक है। तो 2-4 फैक्चुअल बातें थी, मैंने बताई। अगर पूछे कि जो पुअर्टी का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है, तो याद रखना ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या करता है? इसके डाटा को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी किसके ऊपर? हंगर या फूड क्राइसिस को लेकर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलते हैं, बैन ऑन MDH एवरेस्ट प्रोडक्ट। शायद हम ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि MDH और जो एवरेस्ट के मसाले थे उनके अंदर लगभग क्या पाया गया था? इथाइलिन ऑक्साइड। और इथाइलिन ऑक्साइड क्या था? एक केमिकल था जो कि इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड था, जिसका यूज होता है कि जो फंगी या बैक्टीरिया होते हैं वो ना जन्म ले सके, ना पैदा हो सके, तो आपके मसाले सेफ रह सके। लेकिन उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा था आपकी हेल्थ पर? कि वो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट थे। और कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट क्या करते हैं? आपको कैंसर क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इनके ऊपर बैन लगाया गया था। तो कल दोबारा से न्यूज में क्यों था? क्योंकि 527 जो प्रोडक्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, याद रखना, इंडियन ओरिजिन के जो 527 प्रोडक्ट थे उनको दोबारा से बैन कर दिया गया है, ठीक है, जिनके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और अब मेरा क्वेश्चन तो ये है सरकार के लिए कि जो FSSAI है ये कर क्या रहा है ना। क्या ये आज जैसा सिनेरियो चल रहा है, पैसे लेकर मुंह बंद करके बैठा है? जैसे कि आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि कभी भी वोटिंग के अंदर, कंपेनिंग के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? धर्म का यूज नहीं होगा, रिलीजन का यूज नहीं होगा। आज ही मैंने जयपुर में देखा कि इलेक्शन के लिए, है ना, राजस्थान में इलेक्शन के लिए सरेआम धर्म का या रिलीजन का यूज हो रहा है। तो ये भी कह सकता हूं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भांग खा के सो रहा है, तो उसी तरीके से
FSSAI भी क्या कर रहा हो, पैसे खा के मस्त सो रहा हो, है ना। लोग मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या है, हम तो अपना खुद का प्रोडक्ट बना के खा लेंगे, दुनिया को खाने दो, ठीक है। तो ये सरकार के सामने एक प्रॉब्लम है कि उनको इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करंट सिनेरियो में ऐसा कुछ हो सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है, उधर नहीं जाना है हमें, समझ गए ना इस बात को। आपसे पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री, देखो ये जो स्पाइसीज है ना जितने भी, ये सारे के सारे स्पाइस यानी कि मसालों का एक बोर्ड बना हुआ है, ध्यान रखना। और मसालों का बोर्ड बना कब था, 1987 में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन स्पाइसेस के ऊपर, मसालों के ऊपर स्पाइस एक्ट कब आया था, तो 1986 में एक्ट आता है, 1987 में बोर्ड बना दिया जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। अगर आपसे पूछे मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना कोची। कहाँ पे है, कोची। अब समझना कोची में क्यों है। देखो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, सबसे पहले हु डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा। कैसे, तो जब यूरोपियन जो लोग थे उनको मसाले खाने की लत लग चुकी थी, तो जब लत लग चुकी थी तो भारत और या यूरोप और एशिया के बीच में एक जगह पड़ती थी, कौन सी, जिसको आज हम क्या कहते हैं, टर्की, पहले क्या कहते थे, ओटोमन एम्पायर। तो वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर ओटोमन एम्पायर आ जाता है और उसको रूल करने लगता है 1453 में। अब क्या हो गया, वहां से मसाले आने जाने बंद हो गए वहां पे, तो उन लोगों को चाहिए थे मसाले चाहिए थे, तो वहां से 3 लोगों को भेजा जाता है। पहला कौन सा था, बार्थोलोम्यू डियाज, जो गलती से केप ऑफ गुड होप तक आकर चला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, तो बार्थोलोम्यू डियाज 1488, ठीक है। जो बार्थोलोम्यू डियाज था वो कहां तक आके चला जाता है, केप ऑफ गुड होप तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो आप क्या कहोगे, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद दूसरा पर्सन भेजा जाता है, कौन, कोलंबस। कोलंबस सोचता है कि ईस्ट इंडिया में जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, धरती गोल है, घूमते हुए चला जाता हूँ। वो गलती से पहुंच जाता है कहाँ पे, कैरेबियन आइलैंड। उसको लगता है कि मैं ईस्ट इंडिया की जगह वेस्ट इंडिया आ गया, उसने उसको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। पता होगा ना, कैरेबियन प्लेयर, क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज, ये सब। अब क्या हुआ, थर्ड पर्सन भेजा गया, वास्को डी गामा। वो इंडिया पहुंच जाता है ना, अब्दुल माजिद की हेल्प से, जो गुजरात का ट्रेडर होता है। और वो उतरता है कहाँ पे, कालीकट। कालीकट कहाँ पे, केरल, ठीक है। कोची के अंदर वो अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो समझना वहां पे क्यों बनाया गया मसालों का हेडक्वार्टर, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो यूरोपियंस भारत आए थे वो मसालों के चक्कर में आए थे, उनको मसाले चाहिए थे। तो उनको मसाले कहां पर मिले, साउथ इंडिया में। और दुनिया में भी सबसे ज्यादा मसाले कहां से जाते हैं, इंडिया से, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना सेंटर वहां बनाया और सारे इंडिया से आसपास की जो कंट्रीज थे मसाले इकट्ठे करके वहां रखते थे और वहां से लेकर चले जाते थे। तो अगर आपको वो वाली कहानी याद होती, अगर आपको ये पता होता कि वो कैसे यूरोपियंस आए थे और ये क्वेश्चन पूछता, तो मेरे ख्याल से आपको ये ना बताया गया होता कि इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, तो भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी हिस्ट्री भी करंट अफेयर में काम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोची में, ठीक है, समझ गए होगे ना। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, है ना, इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको एक बार। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट सिख कोर्ट ओपन्स इन द यूके। देखो यूके क्या है, फर्स्ट सिख कोर्ट क्या है समझना। कोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट कहां पे खुली है, तो याद रखना वन लाइनर में पूछेगा फर्स्ट सिख कोर्ट कहां पे ओपन हुई, तो आप कहोगे यूके, ठीक है। सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अगर पूछे यूके में क्या कौन कौन आता है, तो शाबाश मुझे कमेंट करके बताना यूके में कौन कौन से 4 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। या फिर मुझे बताना पड़ेगा कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। चलो मैं आपका वेट कर लेता हूं कि कौन कौन सी 4 कंट्रीज मिलकर यूके बनाती है। मैं 3 का नाम बता देता हूं, इंग्लैंड, है ना, एक आप बता देना, चलो ठीक है, मुझे पता है इतनी मेहनत नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है। एक कौन सा है, इंग्लैंड, दूसरा कौन सा है, वेल्स, और तीसरा कौन सा हो गया इसके अंदर, स्कॉटलैंड, ठीक है। और चौथा कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो इसको वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन अक्रॉस 13 स्टेट्स, 488 सीट्स, रिकॉर्ड 61% वोटर टर्नआउट। न्यूज, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इलेक्शन की न्यूज आती रहती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्शन में सिंबल ही क्यों यूज किया गया था, तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्शन में सिंबल क्यों यूज किया गया, चलो मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि सिंबल जो था कि भाई बीजेपी का ये सिंबल होगा, कांग्रेस का ये होगा, कब से यूज किया गया, है ना। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कब से स्टार्ट किया गया सिंबल यूज करना।
मैं ये समझा देता हूं क्यों किया गया। सिंबल इसलिए यूज स्टार्ट किया गया कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको ये नहीं पता कि किस पार्टी से कौन नेता खड़ा है, उसका नाम जरूर पता है लेकिन पार्टी का नाम थोड़ी ना पता है। और अनपढ़ कौन होता है? जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर आदमी की पार्टी का ये सिंबल है, तो जब वो वोट देने जाएगा तो उसको वो सिंबल याद रहेगा। जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू, बीजेपी का कमल, ठीक है, कांग्रेस का पंजा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सिंबल बने हुए हैं, तो जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी होगा वो भी क्या करेगा, जाकर उस सिंबल पे बटन दबा देगा। और समझ में आ रही है ना? अगर वो पढ़ा लिखा होता तो नाम कर सकता था, और उस समय पर मैक्सिमम लोग कैसे थे? अनपढ़ थे। तो इसलिए सरकार ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सिंबल सिस्टम। आप मुझे बताओगे कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी ये न्यूज क्या है समझना कि इस बार देखो, जब लास्ट टाइम पर 2019 में सेम सेकंड फेज के अंदर जब वोटिंग हुई थी, तो सेकंड फेज की वोटिंग के अंदर ध्यान रखना 69% वोटिंग हुई थी, और इस बार कितनी हुई है? 61% वोटिंग हुई है। मतलब लगभग 8 से 9% वोटिंग क्या हुई है? ये 69-70 के बीच होती है, 61 के आसपास है, तो लगभग 8% क्या हुई है? कम वोटिंग हुई है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम है इस बार गवर्नमेंट बनाने में, मैं ये भी कह सकता हूं, ठीक है। ये किसी एक पार्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, किसी एक पार्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और समझ में आ रही है ना? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। श्रीलंका लीजेस इट्स व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट। देखो, श्रीलंका जो है उसने अपना एक व्हाइट एलिफेंट नाम का जो एयरपोर्ट था वो लीज पर दे दिया है, ठीक है। देखो, जो श्रीलंका के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मटाला राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है इसका? मटाला। वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मटाला राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इस एयरपोर्ट को बनाया किससे गया था? तो याद रखना, चाइना से लोन लेकर बनाया था। और आपको पता है चाइना से लोन लेने के चक्कर में तो उन्होंने अपने हम्बनटोटा पोर्ट को ही गिरवी रख दिया है ना, क्योंकि इतना लोन लिया था, चुका ही नहीं पाए थे, तो पोर्ट उनको देना पड़ गया। दिक्कत भारत के लिए हो गई कि चाइना आकर बैठ गया श्रीलंका में, इधर मालदीव में आकर बैठ गया, इधर बांग्लादेश में कैंपेन चल रहा है इंडिया आउट, पता चले वहां के बैठ जाए, है ना। नेपाल हमसे दुखी दुखी रहता है आजकल, वो नाराज घूमता है, उसको मनाने के चक्कर में हम लोग कुछ दिन पहले हमने मोदी जी ने उसको भूटान को मनाया ही था 10,000 करोड़ रुपए देकर, कि सारे नाराज हो गए तो दुश्मन तो बिल्कुल छाती पे आके बैठ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चलता रहता है ना, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चलते रहते हैं। अब समझना कि ये जो मटाला राजापक्सा, इसको खरीदा किसने? तो याद रखना, इसको खरीदा है इंडिया प्लस रशिया, दोनों ने ज्वाइंट वेंचर में इसको खरीदा है। कितने साल के लिए? 30 ईयर के लिए लीज पर ले लिया है। अब इंडिया भी वहां पर आकर बैठ गया, और इंडिया के साथ कौन आ गया? रशिया। अब आप समझ सकते हो इंडिया और रशिया किसके अगेंस्ट है, समझ सकते हो आप, ठीक है। अब समझना इंडिया में कौन है, तो याद रखना शौर्य एरोनॉटिक्स। किसने लिया है इसको? शौर्य एरोनॉटिक्स ने, ठीक है। और रशिया में किसने लिया है? तो रशियन एयरपोर्ट अथॉरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने इसको साथ में मिलकर लिया है। तो आई थिंक वन लाइनर क्वेश्चन आपको पता होगा। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। रशिया की तो तुम जानते होगे, मॉस्को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट एलिफेंट। तो अगर आपसे पूछे व्हाइट एलिफेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसका नाम है, तो मटाला राजापाक्सा एयरपोर्ट का ही नाम है। अगर मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो किसको व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है, तो याद रखना जो गौतम बुद्ध थे, उन गौतम बुद्ध को व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो थे हमारे, उनको क्या कहा जाता है? व्हाइट एलिफेंट। क्यों कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट? क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उससे कुछ दिन पहले उनकी मदर को, ठीक है, सपने में क्या दिखे थे? एक हाथी दिखे थे सफेद रंग के। और जब उन्होंने पूछा जो शास्त्री लोग होते हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि बच्चा बड़ा होकर बहुत कुछ महान इंसान बनेगा, ठीक है, भगवान का रूप है ये। तो उसके बाद उसकी माता ने उसका नाम क्या रख दिया? व्हाइट एलिफेंट। हालांकि उनकी मदर की डेथ 7 दिन बाद ही हो जाती है जन्म के, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। साउंडिंग द गैवेल ऑन क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। देखो, व्हाट इज क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन? तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा न्यूज के अंदर बना हुआ था, कौन? DMRC, है ना, दिल्ली मेट्रो रेल जजमेंट, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल जजमेंट के अंदर 10 अप्रैल 2024 को, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं द हिंदू के अंदर, ठीक है। हुआ क्या था कि DMRC का केस था, समझना होता क्या है ना, सिंपल डेफिनेशन। और इसके ऊपर पहले जजमेंट आ चुका है, और जब जजमेंट आ चुका है तो तुम चाहते हो कि उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू किया जाए, तो आप उसको रिव्यू पेटिशन में डाल सकते हो।
लेकिन एक और तरीका होता है, कौन सा? क्यूरेटिव पेटिशन का। क्यूरेटिव पेटिशन का मतलब होता है, मैं पढ़ा चुका हूं पहले द हिंदू में। क्यूरेटिव पेटिशन का मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि उसको एक बार उस रूल डिसीजन दिया वो ठीक है, लेकिन एक बार अगर इस एंगल से इसको देख लिया जाए तो मे बी आप अपना डिसीजन बदल लो। तो अगर सरकार को लगता है या किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो वो उसको स्पेशल तरीके से चेक करेगा एक बार, लास्ट बार, जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूरेटिव पेटिशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में। अगर आपसे पूछे स्पेशल लीव पेटिशन क्या होती है, तो स्पेशल लीव पेटिशन आर्टिकल 136 में लिखा हुआ है। अगर तुम्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो तुम्हें सर्टेन टाइप के केसेस में सर्टेन टाइप की सर्टिफिकेट लेकर वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं स्पेशल लीव पेटिशन, यानी कि SLP। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? अंडर द आर्टिकल ऑफ 136। तो इसमें SLP और इसमें क्या है? क्यूरेटिव पेटिशन। प्लीज ध्यान रखना। और क्यूरेटिव पेटिशन कब, इसका केस कौन सा था? रूपा अशोक होरा एंड अशोक होरा केस 2002। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं एक बार, ठीक है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दोबारा से न्यूज में आ गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी नहीं, तो मैंने ज्यादा उनको एक्स्ट्रा कवर भी करने की कोशिश नहीं की। तो चलिए करते हैं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन IHRC विच वाज सीन इन द न्यूज इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कब बना होता है ये IHRC? तो याद रखना 1919 में बना होता है, ठीक है? क्या करता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे, उनको मेंटेन रखता है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा ना, एक पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर एक मैगजीन वगैरह भी आती है कि आज के दिन इतने साल पहले ये हुआ था, आज के दिन इतने साल पहले ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, ना? तो हिस्टोरिकल जितने इवेंट हुए थे उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है? कब बना था? 1919 के अंदर, ठीक है? सिंपल याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? ये शायद मैंने कल आपको घर से क्वेश्चन दिया था, ठीक है? आप लोगों में से कुछ ने कमेंट किया भी होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा, तो मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। किसकी थीम क्या है? BIP एंड द SDG, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद द इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी। मैंने कल बताया था इंटेलेक्चुअल क्या होता है? अपने दिमाग से, अपने माइंड से क्रिएट की हुई चीजों के ऊपर तुम्हें राइट दे देना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which country recently passed foreign aid bill to provide military aid to Ukraine? देखो यूक्रेन जो है ना आपका, उस यूक्रेन के अंदर चल रही है लड़ाई, और यूक्रेन के अंदर इतना नुकसान हुआ है कि आने वाले 10 साल में भी वो रिकवर नहीं हो सकता। तो उसके लिए अभी USA जो है आपका, उसने कुछ फंडिंग की है, याद रखना 95 बिलियन डॉलर की फंडिंग की गई है। किसके लिए? 3 कंट्रीज के लिए एक साथ की गई, ठीक है? पहला कौन सा आपका? यूक्रेन, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन चल रहा है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं इस चीज को। उसके बाद कौन है? तो इजराइल हमास चल रहा है, तो हमास वाले रीजन के लिए, पैलेस्टाइन के लिए। और उसके बाद कौन सा आ जाता है? तो आपके जो एशियन जो कंट्रीज हैं कुछ, उनके लिए भी ये पैसा, एशियन पैसिफिक जो कंट्रीज है उनके लिए पैसा दिया गया, ठीक है? टोटल कितना है? 95 बिलियन डॉलर। इस बात को ध्यान रखना। किसने दिया है? USA, ठीक है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। Which of the following is not one of the constituent countries of the region known as lithium triangle? देखो लिथियम ट्राइंगल वो मानी जाती है जहां पर लिथियम मैक्सिमम मिलता है। मैंने शायद आपको आपके हैंडआउट में भी ये न्यूज़ थी कि हमने लिथियम के लिए किन किन कंट्रीज के साथ अपनी डील की थी, है ना? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली के साथ हमने डील की होती है। लेकिन अगर पूछे कि लिथियम ट्रायंगल किसे कहा जाता है, तो याद रखना अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, इन तीनों को क्या कह देते हैं कंबाइंडली? तो हम इनको कह देते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो इसमें कौन नहीं है? तो इक्वाडोर इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। एज पर WHO's एयर क्वालिटी guidelines AQZ 2021, what is the safe recommended level of the PM particulate matter 2.5 for a 24-hour period? मतलब अगर आप 24 आवर के पीरियड में कहीं पर रह रहे हो, तो कैसे इस बात को बताया जाता है कि इससे ज्यादा लेवल पे अगर पोल्यूशन हो रहा है तो वो आपके लिए खतरनाक है? तो वो कौन सा है? तो याद रखना वो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15, ठीक है?
ऑप्शन नंबर बी 15 इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। In which state the rare butterfly Neptis filara has been discovered recently? Neptis filara एक बटरफ्लाई है ना, जो अभी डिस्कवर की गई है। तो ये आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है बेसिकली। कौन से स्टेट में है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश क्या है आपका? तो याद रखना पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर सबसे लास्ट या सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी भी अरुणाचल प्रदेश की है। कितनी? 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम अभी किसने बदल दिए थे? चाइना ने। तो चाइना और इंडिया का जो इश्यू है वो भी प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी? देखो डिजिटल सिग्नेचर करना मैंडेटरी कर दिया किस स्टेट गवर्नमेंट ने? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहली बार होता है, फर्स्ट टाइम, वो क्वेश्चन पूछ लेता है ना। चांद पर जाने वाला पहला पर्सन कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद दुनिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एवरेस्ट पे जाने वाला पहला कौन था? तो ये था। बाद में दुनिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने मर गए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले को जरूर ध्यान रखना। तो भारत का पहला स्टेट या पहली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिजिटल सिग्नेचर को मैंडेटरी कर दिया है? तो कौन सा? आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब पीछे पीछे सही सारे स्टेट कर दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। देखो जब भी डिफेंस की बात आती है तो इसरो तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर बनाता है ये भी नहीं आएगा, जिंदल स्टील है ना। तो कौन आएगा? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना होता है? 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एस.वी. या सतीश वी कामत। ठीक है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। What is the duration of the newly mandated child care leave for the women employees in the Supreme Court judgment in April 2024? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया कि जो चाइल्ड केयर के लिए लीव है वो कितनी कर दी गई है? तो याद रखना 2 साल। कितनी? 2 ईयर। अगर आपसे पूछे पहला स्टेट जिसने अपने यहाँ पर पहला स्टेट जिसने अपने यहाँ पर जो मैटरनिटी रिलीफ है वो 1 साल की कंपलसरी कर दिया, तो वो कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम है। ठीक है, वो आपका कौन सा है? सिक्किम। और इसमें कितना कर दिया? इसको 2 साल कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। Which organization has launched the India's first green hydrogen project? आप समझते हो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब? ठीक है, कई बार पढ़ा है हाइड्रोजन का यूज करना ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो मैंने फिर कहा फर्स्ट है ना, फर्स्ट है तो ध्यान रखना है पक्का। तो किसने स्टार्ट किया? सतलुज हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, सतलुज हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध भी कौन सी पर है? सतलुज रिवर के ऊपर है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, which great athlete has been appointed by the ICC as the ambassador of the T20 World Cup 2024? तो किसको बनाया गया? रोनाल्डो गलत, मेसी गलत, कोहली गलत, उसेन बोल्ट इज द राइट आंसर। तो इस बार जो 2024 का वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, उसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है? उसेन बोल्ट। ठीक है, वो 100 मीटर में ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Which award has Bangladesh famous singer Rizwan Chaudhry Bania has been honored with the government of India? भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया इनको? तो याद रखना पद्म श्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पद्म श्री। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। When was the नोटा इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इलेक्शन? अभी पढ़ा था हमने, कब होता है? 2013 में। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद चलते नेक्स्ट उसके ऊपर। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, कब बनता है स्पाइस बोर्ड? तो 1987। 86 में एक्ट आया था, 87 में बना होता, अभी पढ़ा था। इन विच कंट्री फर्स्ट सिक कोर्ट हैज बीन ओपन्ड? तो अभी पढ़ा था हमने, किसके अंदर? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाइट एलिफेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो श्रीलंका के अंदर। ठीक है, क्या नाम था उसका? मटाला राजापक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्पेशल लीव पेटिशन कौन से उसमें आ जाएगी? आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
वाडा वाज फॉर्म्ड इन, वाडा कब बनता है? तो वाडा का मतलब समझना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब एक ऐसी एजेंसी जो क्या करती है, एंटी डोपिंग क्या होता है? नशा करके जो एथलीट वगैरह खेलते हैं गेम्स वगैरह में, उनको रूल आउट कर देना, ये काम होता है। तो कब बना था ये वाडा? तो याद रखना 1999। अच्छा, जैसे वाडा है वैसे ही नाडा है ना? नाडा का मतलब क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो अगर आपसे पूछे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कब बनी थी, तो 2005 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो डेफिनेशन कहां पर दे रखी है स्टेट की, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो किससे जुड़ा होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या तो कैसे जुड़ा हो? डायरेक्टली, ठीक है, या वो कैसे जुड़ा हो? इनडायरेक्टली। अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है तो वो किसकी डेफिनेशन में आता है? स्टेट की डेफिनेशन में। जैसे इसके एग्जांपल भी आपने क्लासरूम में पढ़े होंगे, बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई किसका पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रस्ट के रूप में काम करता है, तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी किस में आता है? स्टेट की डेफिनेशन में। और ये डेफिनेशन दो जगह ध्यान रखना, एक आर्टिकल नंबर 12 में है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स में है, और एक ही आपके आर्टिकल 38 में है जो कि किस में आता है? DPSP में आता है। तो याद रखना यहां भी सेम डेफिनेशन है, यहां भी सेम डेफिनेशन है, लेकिन एग्जाम में पूछे दोनों एक साथ तो इसको प्रायोरिटी दोगे, इसको कम प्रायोरिटी दोगे। अलग अलग पूछे तो ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे यहाँ पे है 12, 36, 28, 38, तो दोनों आ गया ना, तो 12 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर 36 होता और यहाँ पर 18 होता तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। जब दोनों टकराएंगे तो ये जीतेगा, अलग अलग में दोनों जीत जाएंगे। समझ गए क्या? ऐसे इसको ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, और शायद कल आपका ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोग उसमें अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, करोगे ना पक्का? चलो ठीक है, उसके रिजल्ट के बाद मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।